हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं हम जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस। ये प्रश्न आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है आपके सामने लॉर्ड क्लाइव, बी है वेंसिटार्ट, सी है हेक्टर मुनरो और डी है आयरकुट। तो बक्सर की लड़ाई जब की गई थी तो उस समय जो आपका अंग्रेजी सेना का नेतृत्व था वह हेक्टर मुनरो कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने बिहार, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक, डी है राजस्थान। तो जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं वह गुजरात में स्थित हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है कहाँ पर है। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है आपके सामने गुवाहाटी, बी है हेमकुंड साहिब, सी है अमृतसर और डी है पटना साहिब। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जो जन्मस्थली है वह अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अमृतसर में ही इस धर्म का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वह स्थित है, जिसे हम सभी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कि स्वर्ण मंदिर। तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसे बनाने वाले कौन थे, तो गुरु रामदास जी के द्वारा इसे बनवाया गया था। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान से स्पर्श नहीं करती है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है पंजाब, डी है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर कि हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, जबकि गुजरात, पंजाब और राजस्थान की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा एक्स के पास जा सकता है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं। ऑप्शन ए है राज्य के मुख्यमंत्री के पास, बी है प्रधानमंत्री के पास, सी है भारत के उच्चतम न्यायालय में और डी है राज्यपाल के पास। तो देखिए, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो और राज्यपाल हो, यह अगर किसी प्रकार का कोई नियम लागू करते हैं या कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे मुझे लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों को चोट पहुंच रही है, तो हम उनसे ही शिकायत तो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसा करने पर संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि हम अपने न्याय के लिए अपील भारत के उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है। तो बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, वे किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए है प्राकृत भाषा में, बी है पाली भाषा में, सी है नेपाली भाषा में और डी है संस्कृत भाषा में। तो प्राकृत भाषा की बात की जाए तो प्राकृत भाषा आपकी जैन धर्म की प्रसिद्ध भाषा रही है। वहीं अगर बौद्ध साहित्य की बात की जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बौद्ध साहित्य हैं वह जनसाधारण की भाषा पाली में लिखे गए हैं। और इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश था जो कहाँ दिया था, तो यह सारनाथ में दिया था, ये भी पूछा जाता है। और इसके साथ साथ ये किस भाषा में दिया था, किस लिपि में दिया था, तो वह थी आपकी पाली भाषा। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध जी के द्वारा सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया गया था, जो किस घटना के नाम से जाना जाता है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। अगली बात की जाए संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा में आपके वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इनको लिखा गया है। और संस्कृत व्याकरण के प्रथम यदि रचनाकार पूछे जाएं या संस्कृत व्याकरण के सबसे प्रथम कवि कौन रहे हैं, तो वह है संस्कृत व्याकरण की रचना करने वाले पाणिनि। इन्होंने संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक लिखी और जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो यहाँ से 5 से 6 प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था। ऐसा कौन सा विद्रोह है इनमें से जो कि बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था। ऑप्शन ए है सन्यासी विद्रोह, बी है चुआर का विद्रोह, सी है पागलपंथी का विद्रोह, डी है बघेरा का विद्रोह।
तो सन्यासी, चुआर और पागलपंथी, ये तीनों विद्रोह जो हैं ये बंगाल के क्षेत्र के अंतर्गत हुए थे। जबकि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बघेरा का जो विद्रोह है ये बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुआ था। निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन है? ऑप्शन ए है कोलंबो, बी है जकार्ता, सी है मनीला, डी है सिंगापुर। तो सिंगापुर आपका एक ऐसा नगर है, शहर है जो कि भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो मिजोरम से सीमा लगने वाला राज्य इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है म्यांमार, सी है असम, डी है त्रिपुरा। तो नागालैंड, असम और म्यांमार, इन तीनों की सीमाएं जो हैं वह मिजोरम से लगती हैं, जबकि त्रिपुरा की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। त्रिपुरा को एक और तरीके से जाना जाता है कि तीनों ओर से घिरे हुए क्षेत्र को जो है जानते हैं किस नाम से? तो त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से तीनों ओर से जो घिरा हुआ राज्य है वह त्रिपुरा राज्य है, और इसके साथ साथ इसकी जो सीमा है वह मिजोरम से स्पर्श नहीं करती है। तो ये दोनों ही प्रश्न आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? ऑप्शन ए है रुक्मणी देवी अरुणडेल, बी है टी बाला सरस्वती, सी है यामिनी कृष्णमूर्ति और डी है झावेरी देवी। तो भरतनाट्यम से जिनका संबंध नहीं है, तो ऑप्शन ए में आपकी रुक्मणी देवी दी गई हैं, इनका संबंध है। टी बाला सरस्वती जी का भी संबंध भरतनाट्यम से है। इसके साथ साथ यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम के साथ साथ कथकली से भी है। तो ये दोनों ही नृत्य करती हैं, जबकि झावेरी देवी का जो संबंध है वह भरतनाट्यम से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने भारत के राष्ट्रपति को, बी है भारत के महान न्यायवादी को, सी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को और डी है राज्य के एडवोकेट जनरल को। तो भारत का जो सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी माना जाता है वह किसे माना जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भारत के महान न्यायवादी को। बाकी आपके भारत के राष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, जनरल, एडवोकेट, इनको भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी नहीं माना जाता है। सर्वोच्च जो नागरिक है, भारत का प्रथम नागरिक है, वह राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये भी याद रखेंगे, राष्ट्रपति के पद की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 के अंतर्गत किया गया है। और वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, और यह आदिवासी समुदाय से बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति का जो गौरव है वह इन्हें प्राप्त हुआ है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो वह है आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत की पहली आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली महिला कौन सी है, तब आपका उत्तर होगा द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय एक्स निकाय का संसद कहलाती है? भारतीय संविधान के अनुसार जो केंद्रीय है वह किस निकाय का संसद कहलाती है? ऑप्शन ए है न्यायिक निकाय का, बी है कार्यकारी निकाय का, सी है विधायकी निकाय का और डी है न्यायिक और विधायकी दोनों निकाय का। तो जो संविधान के अनुसार केंद्रीय संसद का जो निकाय कहलाती है वह है आपकी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विधायिका निकाय संसद कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय विधायिका निकाय संसद कहलाती है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्तीय निगमों में मुख्य रूप से एक्स को विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है? राज्य वित्तीय निगमों में मुख्य रूप से किसे विकसित करने के लिए जो है सहायता दी जाती है? ऑप्शन ए है कृषि फार्म को विकसित करने के लिए, बी है कुटीर उद्योग को विकसित करने के लिए, सी है मध्यम और लघु उद्योग को विकसित करने के लिए, डी है बड़े पैमाने पर उद्योगों को विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राज्य वित्तीय निगमों में मुख्य रूप से मध्यम और लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? ऐसा कौन सा प्रतिहार राजा था, प्रतिहार वंश का राजा, जिसने प्रमाण नामक उपाधि ली थी? ऑप्शन ए है मिहिर भोज, बी है वत्सराज, सी है राम भोज और डी है आपका नागभट्ट द्वितीय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मिहिर भोज के द्वारा प्रमाण नाम की उपाधि ली गई थी। अगला प्रश्न है कि टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी?
ऑप्शन ए है कलकत्ता से आगरा तक, बी है आगरा से जयपुर तक, सी है दिल्ली से शिमला तक, या डी है कलकत्ता से रानीगंज तक। तो जो टेलीग्राफ की लाइन है वह सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा कि टेलीग्राफ की सर्वप्रथम लाइन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कलकत्ता से लेकर के आगरा के मध्य बिछाई गई थी। यही आप एक प्रश्न और भी याद रखेंगे कि सबसे पहले मेट्रो आपकी कहाँ चलाई गई थी, तो वह भी आपकी कहाँ चलाई गई थी? कलकत्ता में ही चलाई गई थी। देखिए, जो भी प्रश्न आपको कहीं पर मिलते हैं उससे रिलेटेड आप जो भी कुछ जानते हैं उन जानकारियों को अपने ही दिमाग में एक बार फिर से रिकॉल कीजिएगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वह और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, या दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या ऑप्शन डी है वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात को इक्विनॉक्स कहते हैं। तो देखिए, इक्यू से आपको समझ में आ रहा होगा इक्वल, और इक्वल मतलब बराबर। तो बराबर मतलब जब दिन और रात की जो अवधि है वह समान होती है, ऐसे समय को, ऐसी तिथि को हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक देव यानी कि सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे उनका जन्म हुआ था ऑप्शन ए क्या अमृतसर में, बी क्या आनंदपुर साहिब में, सी क्या तलवंडी में, या डी पटना साहिब में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गुरु नानक धर्म के जो प्रवर्तक हैं वह थे गुरु नानक देव, और उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। वर्तमान में तलवंडी कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। जब ये घटनाएं हुई थी उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो यह क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान स्थिति इसकी पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, बी है अनुच्छेद 24, सी है अनुच्छेद 32 और डी है अनुच्छेद 56। देखिए, बात की जाए अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 की बात की जाए तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे या कारखानों में कार्य आदि करने पर रोक लगाई गई है, और यह भी हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही शामिल है। बात की जाए अनुच्छेद 32 की, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद नंबर 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहकर के संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत ही हमें यह अधिकार प्राप्त होता है कि हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन यदि किया जा रहा है तो हम उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं, अपनी मौलिक अधिकारों की मांग उठा सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 32 में प्रावधान है। और कहाँ पर ये मांग कर सकते हैं? तो भारत के उच्चतम न्यायालय में। तो BR अम्बेडकर के द्वारा इसे ही संविधान की आत्मा कह करके भी संबोधित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? देखिए, हम सभी जानते हैं कि महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में आगे हैं। इसके साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार उनके लिए कई सुविधाएं भी ला रही है, और उन्हें कई क्षेत्रों में आरक्षण भी प्रावधान ला रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने 1/5 सीटें आरक्षित होती हैं, या बी है 1/7 सीटें आरक्षित होती हैं, सी है 1/3 सीटें, या डी है 1/4 सीटें। तो यदि नगर पालिकाओं में महिलाओं की बात की जाए तो उनके लिए आरक्षण 1/3 सीटों का किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कई बार प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में निर्माण जब हो रहा था संविधान का, उस समय महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखेंगे कि संविधान के निर्माण में सिर्फ पुरुषों ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और इसमें जो महिलाओं की संख्या थी वह कुल मिलाकर के 15 महिलाएं थी। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, कई बार यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। यदि यह पूछा जाए कि इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो आप याद रखेंगे बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल जो थी यह एक मुस्लिम महिला थी जिन्होंने संविधान सभा के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो किसी भी क्षेत्र की, किसी भी धर्म की, किसी भी पंथ की बात की जाए, प्रत्येक धर्म पंथ समाज में महिलाएं हमेशा आगे रही हैं, और इन्होंने संविधान निर्माण में भी अपनी मूल भूमिका निभाई है। इन सारी बातों का सिर्फ एक ही मतलब था, ताकि आप इस संख्या को याद रख सकें कि संविधान सभा के निर्माण में कुल कितनी महिलाएं थीं, तो 15 महिलाएं थीं। और नगर पालिकाओं में इनके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए है मिर्जा गयास बेग के, बी है निजामुद्दीन औलिया के, सी है असदुल्ला बेग के, डी है शेख सलीम चिश्ती के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो को भारत का तोता, तूतीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सितार का भी जनक कहा जाता है, इन्हें सितार का भी जनक कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें मुकरियों और पहेलियों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आपसे
आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं अलग अलग प्रकार से। तो सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। मुकरियों पहेलियों का जन्मदाता अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली आपका एटा में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्हें तूतीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी प्रश्न आप अच्छे से याद रखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारी टॉप 20 की जो श्रृंखला है वही यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे ना ही लाइक किया है ना ही सब्सक्राइब किया है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े से भी अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।